प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का 5th लेसन यात्रियों के नज़रिए सीख रहे हैं। पहली 2 वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब ये इस पाठ की तीसरी और अंतिम वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बर्नियर के द्वारा लिखी गई किताब का क्या नाम था। तो जो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया था, उसने यहाँ पर आकर के जो किताब लिखी, उस किताब का नाम था ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर नामक किताब लिखी थी। इस किताब में उसने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना यूरोप के देशों से की, खास करके उसने फ्रांस से तुलना की तथा यहाँ की जो भिन्नता थी, यहाँ के जो अंतर थे, उन अंतरों को अपनी किताब में लिखा। और उसने अपनी किताब में जो भी बातें लिखी उसमें दिखाया कि यहाँ की जो स्थिति है वो यूरोप के मुकाबले ख़राब है, यूरोप के देशों के मुकाबले यहाँ की स्थिति ख़राब। इस तरीके से उसने यहाँ का वर्णन किया। यानी कहने का मतलब उसका जो लिखने का जो दृष्टिकोण था वो आलोचनात्मक था, बुराई करने वाला था। यहाँ के बारे में उसने जो भी लिखा उसको बुरा बताया और कंपेयर में यूरोपीय देशों में होने वाले वही कार्यों का उसने बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया। उसके वृत्तांतों में मुग़लों के शासन को वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी उसने जो अपना वृत्तांत लिखा, उस वृत्तांत में उसने मुग़ल शासन का वर्णन किया और उस मुग़ल शासन को उसने जो विश्व की एक शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था के समान या उसके तुल्य बताने का प्रयास किया। कहने का मतलब वैश्विक ढांचे में मुग़ल शासन को उसने स्थापित करने का प्रयास किया था। सामान्यतः उसने यूरोप को श्रेष्ठ दिखाया। उसका जो भारत के प्रति जो चित्रण था वो द्विविपरीतात्मक के नमूने पर आधारित था। जहाँ भारत को उसने यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया। तो कहने का मतलब इसका मतलब ये कि उसने जो भारत का जो वर्णन किया है वो यूरोपीय देशों के मुकाबले ख़राब तरीके से उसका वर्णन किया है, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न श्रेणी का प्रतीत हो। यानी जो यूरोपीय देश है, इसके वृत्तांत को पढ़ के ये समझ सकें कि जो भारत है उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, निम्न श्रेणी का देश है यूरोपीय देशों की तुलना में। तो उसका जो नज़रिया अच्छा नहीं था भारत के प्रति। आगे हम सीखते हैं कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। कहने का मतलब जो बर्नियर ने अपना वृत्तांत लिखा है, तो इसके वृत्तांत को पढ़ के हमें उस समय के जो ग्रामीण समाज के लोग थे, वो जो ग्रामीण समाज था किस तरीके का था, उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच जो सबसे बड़े अंतर में थे, उन सबसे बड़े अंतरों में एक जो सबसे बड़ा अंतर था वो ये था कि निजी भू स्वामित्व का अभाव। कहने का मतलब यहाँ जो भारत में गांव वालों के पास जो ज़मीन थी वो अपनी खुद की नहीं थी। कहने का मतलब गांव की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन पर गांव वालों का मालिकाना हक नहीं था, उसके मालिक नहीं होते थे। जबकि यूरोप के देशों में वहाँ के जो गांव थे, उन गांव वालों का उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक होता था। तो संक्षेप में अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख अंतर था यूरोप के गांव और भारत के गांव के बीच, वो ये था कि यूरोप के गांव वालों का वहाँ की ज़मीन पर मालिकाना हक होता था, उसके मालिक होते थे। जबकि भारत के जो गांव थे, उन गांव वालों का उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं होता था, यानी अपनी ज़मीन के स्वामी नहीं होते थे। बल्कि यहाँ जो पूरी जो ज़मीन होती थी उसका जो स्वामी था वो यहाँ का राजा हुआ करता था। इस तरीके से उसने अपने वृत्तांत में दिखाया। उसने कहा कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व होता था और इस तरीके से राजा का स्वामित्व होना या राजकीय स्वामित्व होना वहाँ के राज्य के लिए भी और वहाँ की प्रजा के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक बताया उसने। उसे लगा कि मुग़ल साम्राज्य में जो सम्राट सारी भूमि का स्वामी था
जिसे वह अपने अमीरों के बीच बांटता था। उसने लिखा कि जितनी भी ज़मीन थी उस पूरी ज़मीन का मालिक वहाँ का राजा होता था और उस ज़मीन को अपने खास चहेतों को, जो अमीर लोग थे, उनके बीच बांट दिया करता था, जिसके बहुत बुरे परिणाम लोगों के सामने आते थे और ये समाज के लिए ठीक भी नहीं था। इस प्रकार की जानकारी 16वीं-17वीं सदी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत से मिलती है। केवल इस बात का वर्णन बर्नियर ने ही नहीं किया, जो भी यात्री इस बीच यहाँ आए उन सब ने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पर मालिकाना हक गांव वालों का नहीं होता था। ज़मीन पर राज्य का अधिकार होने के कारण भूधारक अपने बच्चों को ज़मीन नहीं दे सकते थे, क्योंकि ज़मीन पर लोगों का अधिकार नहीं होता था, उसके स्वामी नहीं होते थे और उस ज़मीन को अपने बच्चों को अपने बाद दे भी नहीं सकते थे। तो इस कारण से उनका ज़मीन से ज़्यादा लगाव नहीं होता था और ना ही अच्छी खेती करते थे। ज़्यादा पैदावार भी वो लोग किसान लोग उसमें करने में रुचि नहीं लेते थे। इसी कारण से खेती का विनाश होता गया। समाज के सभी वर्गों के लोगों का जीवन स्तर बहुत घटिया यानी निम्न होता गया। केवल वहाँ का जो अमीर वर्ग था या जो शासक वर्ग था वही केवल तरक्की कर रहा था, बाकी समाज के सभी वर्गों के लोगों का जो जीवन स्तर था बहुत ही निम्न था। इसी कारण से बर्नियर ने भारतीय समाज को, जो बर्नियर था उसने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समूह के रूप में दिखाया, यानी गरीब लोगों के गरीब लोगों के समूह के रूप में उसने दिखाया बर्नियर ने भारतीय समाज को। यानी बर्नियर ने कहा जो भारतीय समाज है वो गरीब लोगों का समाज है। और बर्नियर ने कहा यहाँ कोई मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोग नहीं होते, यहाँ पर या तो केवल उच्च क्लास के लोग हैं या निम्न क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास कोई नहीं है। तो बर्नियर ने मुग़ल साम्राज्य को इस रूप में देखा था। मुग़ल साम्राज्य को देखने का नज़रिया तो उसने कहा कि यहाँ का जो राजा है वो भिखारियों का और क्रूर लोगों का राजा है। उसने लिखा कि जो मुग़ल शासक यानी मुग़ल राजा जो भी था यहाँ का, वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था और इसके जो शहर और नगर थे वो गंदगी से भरे हुए थे। यहाँ की हवा दूषित थी, खराब हवा थी और यहाँ के जो खेत थे उपजाऊ खेत नहीं थे बल्कि झाड़ीदार खेत थे और दलदल से भरे हुए थे। अच्छी पैदावार यहाँ पर नहीं होती थी और इसका जो मुख्य कारण था वो सिर्फ यही था कि यहाँ की ज़मीन पर राजा का मालिकाना हक है, वही इसका मालिक है। आश्चर्य की बात यह है कि मुग़ल दस्तावेज इस बात को कहीं नहीं बताते हैं, यानी मुग़लों ने जो अपने दस्तावेज लिखे उनसे ही कहीं नहीं पता चलता कि भूमि पर केवल राज्य का ही स्वामित्व था। इसका एक एग्जाम्पल है कि अबुल फजल, जिसने भू राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया है, जो राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के बदले लेता है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। कहने का मतलब जो मुग़ल साम्राज्य के समय दस्तावेज लिखे गए उन्होंने इस बात का अपने उसमें लेखों में कहीं जिक्र नहीं किया कि हम इसके मालिक थे, लेकिन जो विदेशी लोग आए उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि यहाँ के जो मालिक थे वो यहाँ के बादशाही राजा होते थे। आगे हम सीखते हैं कि बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को किस प्रकार प्रभावित किया। बर्नियर ने जो विवरण लिखे हैं वो बता रहा कि किस तरीके से लोग यहाँ के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में किस तरह प्रभावित हुए। तो बर्नियर के विवरणों को पढ़ के हमें पता चलता है कि 18वीं शताब्दी से जो पश्चिमी विचारक थे, पश्चिमी विद्वान लोग थे, वो यहाँ की ओर आकर्षित हो रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने इसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। इसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा पर बिना बाधा के अपने प्रभाव का उपभोग करते थे, ये बात कही। इसके कारण प्रजा को, जो यहाँ की जनता थी, उसे गुलामी और गरीबी की स्थिति में ही रहना पड़ता था, ये कह लो रखा जाता था। तो इस तर्क का आधार ये भी था कि सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था। इस कारण जो राजा और अमीर वर्ग है उसको अगर हम छोड़ दें तो सारी प्रजा यहाँ की बड़ी मुश्किल में अपना गुजारा करती थी, मिडिल क्लास कोई होता ही नहीं था। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स का जिक्र आता है। इन्होंने इस विचार को एशियाई
उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। चलिए अब आगे देखते हैं कि बर्नियर के विवरणों से शिल्पकारों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बर्नियर के जो विवरण हैं उनसे हमें यहाँ के शिल्पकारों के बारे में क्या पता चलता है। तो बर्नियर के विवरण से कई बार एक जटिल सामाजिक सच्चाई हमें दिखाई पड़ती है। जैसे वो कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। यानी बर्नियर के विवरण हमें बताते हैं कि जो शिल्पकार लोग हैं इनको कोई मोटिवेट करने के लिए या इनको भी प्रमोट करने के लिए कोई ताकत ऐसी नहीं है जो शिल्पकारों को प्रोत्साहन दे। और संक्षेप में कह लें तो ये कहते हैं कि बर्नियर कह रहा है कि शिल्पकारों को प्रोत्साहित कोई नहीं करता था, क्योंकि मुनाफे को राज्य द्वारा ले लिया जाता था। जो भी प्रॉफिट होता था उसको वो राजा के द्वारा ले लिया जाता था। इसलिए उत्पादन का हर जगह पतन हुआ। इसलिए बहुत अच्छा उत्पादन कार्य यहाँ पर नहीं हो पाता था। शिल्पकार लोग अच्छा उत्पादन नहीं दे पाते थे। हालांकि वह यह मानता था कि बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले नियत होता था। हालांकि जो बर्नियर उसका यह मानना था कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में कीमती चीज़ें धातुएं भारत आती हैं, क्योंकि जो यहाँ के उत्पाद हैं उनका सोने और चांदी के बदले सोने और चांदी के बदले मतलब उनको बेचा जाता था या दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, ये कह सकते हैं। अगर हम इसको और आसान समझें तो ये कह सकते हैं कि भारत में उस समय बहुमूल्य धातुएं सोने और चांदी के रूप में आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि यहाँ के जो शिल्पकार के जो उत्पाद थे वो दूसरे देशों में भेजे जाते थे और उनके बदले सोना और चांदी मिलता था। आगे हम सीखते हैं कि बर्नियर के वृत्तांत में उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। यानी बर्नियर के जो वृत्तांत हैं वो किस तरह के शहरों का वर्णन कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या, कुल वहाँ की पॉपुलेशन थी उस समय का 15% भाग यहाँ के शहरों में यानी नगरों में रहते थे। कुल जनसंख्या का 15% हिस्सा भारत के नगरों में रहता था, और ये परसेंटेज था 15%, यह यूरोप के नगरों से ज़्यादा था। यानी यूरोप के नगरों में 15% आबादी शहरों में नहीं रहती थी, लेकिन 15% आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों में रहती थी। इसके बाद भी बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया। फिर भी बर्नियर ने इनकी प्रशंसा न करते हुए कहा कि जो शहर थे एक तरीके से शिविर नगर हुआ करते थे। शिविर नगर का मतलब ये था कि जब किसी इलाके में राजा अपना शिविर लगाता था या कैंप लगाता था तो वहाँ पर शहर बस जाया करता था, और जब तक राजा का शिविर वहाँ पर लगा रहता था तब तक ये नगर भी अपने अस्तित्व में रहते थे या ये नगर प्रभावी रहते थे। जैसे राजा का शिविर वहाँ से हट जाता था वैसे इन नगरों का अस्तित्व भी समाप्त होने लगता था। तो बर्नियर का मानना था कि ये शहर राजकीय दरबार के आने के बाद ही अस्तित्व में आते थे। जैसा कि मैंने बताया कि बर्नियर ने बताया कि ये जो शिविर नगर हैं तभी बनते थे जब राजा किसी इलाके में दरबार लगाता था, शिविर लगाता था, और जब किसी और स्थान पर चला जाता था तो इसी शहर का तेज़ी से पतन हो जाता था, यानी तेज़ी से शहर नष्ट हो जाता था। तो इसने जो जिक्र किया है बर्नियर ने, उसने बताया भारत के जो नगर थे वो शिविर नगर के रूप में थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। यहाँ पर अलग अलग तरह के नगर थे। जैसे उत्पादन किसी इलाके में अच्छा हो रहा तो वहाँ भी नगर बना हुआ, नगर बस जाते थे, जिसे उत्पादन केंद्र का नगर कहते थे। ऐसे किसी इलाके में अगर व्यापार अच्छा हो रहा तो वहाँ भी शहर यानी नगर बन जाते थे, जिन्हें व्यापारिक नगर के रूप में जानते थे। ऐसे ही बंदरगाह का इलाका, जहाँ से समुद्र के किनारे किसी इलाके दूसरे इलाके में माल भेजा या मंगाया जाता था, तो बंदरगाह के इलाके में भी नगर बन जाते थे और उन नगरों को बंदरगाह नगर कहा जाता था। इसी तरीके से कोई धार्मिक स्थल था, वहाँ पर लोगों की बस्ती हो जाती थी तो वो भी नगर बन जाता था। तीर्थ स्थान कोई होता था तो वो भी नगर बन जाता था। तो कहने का मतलब भारत में अलग अलग तरह के नगर मौजूद थे, लेकिन बर्नियर ने सिर्फ शिविर नगर की बात करी अपने वृत्तांत में। व्यापारी प्रायः मजबूत संबंधों से जुड़े होते थे,
और संगठित रहते थे। जो व्यापार करने वाले लोग थे उनके आपस में रिश्ते अच्छे होते थे और मतलब इकट्ठे होकर रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता था। अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, पश्चिमी भारत की बात करते हैं, तो ऐसे संगठन को, जो व्यापारियों का जो समूह होता था, उसको महाजन कहा जाता था। और महाजन का जो मुखिया होता था उसको सेठ कहते थे। बात समझना, यहाँ पर जो व्यापारियों का समूह था उस समूह को महाजन कहा जाता था और उस समूह का जो मुखिया होता था उसे सेठ कहते थे। तो अहमदाबाद जैसे शहरों में महाजनों का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व जिस मुखिया के द्वारा किया जाता था उसे नगर सेठ कहते थे। अहमदाबाद जैसे अगर हम शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारे संगठन, हर संगठन को महाजन कहा गया है, तो कई सारे संगठनों को मिला करके कोई एक मुखिया बना दिया जाता था, तो उस मुखिया को नगर सेठ के नाम से जानते थे। महाजन का, एक महाजन का मुखिया सेठ, कई महाजनों का मुखिया जो बनता था उसको नगर सेठ के नाम से जानते थे। अन्य शहरी समूहों में जो मतलब शहर में रहने वाले अन्य लोग थे वो कौन थे? जैसे चिकित्सक यानी हकीम और वैद्य लोग थे, अध्यापकों में कुछ पंडित थे, कुछ मौलवी यानी मुल्ला थे, ऐसी वकील, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, ये लोग भी शहरों में रहते थे। इनमें से कई लोगों को राजा का आश्रय भी मिल जाता था और कई अन्य संरक्षकों पर आश्रित थे। मतलब ये जो अलग अलग तरह के लोग थे इनको राजकीय प्रश्रय यानी मदद मिलती रहती थी। कई अमीर लोग भी इन लोगों को इनकी मदद करते थे और कई आम लोगों की सेवा करके ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। चलिए इसके आगे सीखते हैं हम कि इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। इब्न बतूता ने उस समय की जो दास प्रणाली थी उनके बारे में क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, क्या सबूत दिए। तो जिन यात्रियों ने अपने वृत्तांत छोड़े हैं वो मुख्य रूप से पुरुष लोग ही होते थे। महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत बहुत कम है, ना के बराबर है, और पुरुष थे। इन्हें महिलाओं की स्थिति का विषय कभी कभी रुचिकर और जिज्ञासापूर्ण लगता था। कहने का मतलब जिन यात्रियों ने अपने वृत्तांत छोड़े हैं वो मुख्य रूप से पुरुष थे और इन्हें महिलाओं की जो समय स्थिति थी उसके विषय, उनकी जो भी, उनके संबंध में जो भी बातें थी कई बार इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर लगती थी, जिज्ञासापूर्ण लगती थी, और कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को भी सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। यानी समाज में अगर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उसको सामान्य मान लिया जाता था। जैसे खास करके बाज़ारों में दास जो था वो किसी सामान की तरह बेचा और ख़रीदा जाता था। इस प्रश्न को हम यहीं से समझेंगे क्योंकि ये दास प्रथा के बारे में हमें सीखना है। तो हम समझते हैं कि बाज़ारों में उस समय, यानी इब्न बतूता के वृत्तांतों से पता चलता है कि उस समय बाज़ारों में दास यानी गुलाम किसी सामान की तरह खरीदे और बेचे जाते थे और इन दासों को लोगों को गिफ्ट के रूप में यानी भेंट के रूप में भी दिया जाता था। जिससे पहला वो साक्ष्य यानी प्रमाण दे रहा, कह रहा जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको खुश करने के लिए, उसको भेंट देने के लिए उसने घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे और वहाँ जाके उनको भेंट दिया था। तो हमने देखा कि दास खरीदा गया और भेंट के रूप में दिया गया। जब वह मुल्तान पहुँचता है तो उस मुल्तान के गवर्नर को देने के लिए उसने किशमिश, बादाम और इसके साथ साथ एक दास और घोड़ा भी भेंट किया था। यहाँ भी दास का जिक्र आ गया। इब्न बतूता ने बताया कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके दरबार में एक नसीरुद्दीन नामक धार्मिक यानी धर्म से संबंधित उपदेश देने वाला यानी प्रवचन देने वाला व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तो उस तुगलक ने नसीरुद्दीन को 1 लाख टके यानी मुद्रा दी और 200 दास गिफ्ट दिए। इब्न बतूता के अनुसार दासों में काफ़ी अंतर होता था। जो दास थे उनमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता था।
सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। सुल्तान की सेवा में कुछ दास लगे होते थे, कुछ दासियां थीं जो संगीत यानी म्यूज़िक का कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी, गाना सुनाती थी। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ था। तो इस घटना को उसने सुल्तान के दरबार में उसकी बहन की शादी के समय पर देखा था कि जो दासियां थीं वो अच्छा खासा संगीत का, म्यूज़िक का प्रदर्शन कर रही, गाना गा रही। तो इसको देख करके इब्न बतूता बहुत खुश हुआ था। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र बनाए रखने के लिए कई बार दासियों की नियुक्ति कर देता था कि अमीर लोग हमारे खिलाफ कोई साजिश ना करने पाए। दासों को प्रायः घर के काम के लिए रखा जाता था। घर के काम दास लोग करते थे। कई बार पालकी वगैरह उठाने का काम था, उनसे पालकी भी उठवाई जाती थी। तो घरेलू काम करने वाले दास दासियों की कीमत जो थी बहुत कम होती थी। जो दास घर के काम करते थे उनकी कीमत भी बहुत कम होती थी, और जो परिवार इन्हें रख पाने में समर्थ होते थे यानी ऐसे जो समाज में परिवार थे जो खर्चा करके इन दासों को अपने यहाँ रख सकते थे, वो लोग भी अपने यहाँ खरीद करके 1 या 2 दास रख लिया करते थे, क्योंकि घरेलू दासों की कीमत कम होती थी। अब हम सीखते हैं कि बर्नियर ने सती प्रथा पर क्या लिखा। जो फ्रांसवा बर्नियर था, उसने लिखा कि महिलाओं के साथ यहाँ पर काफ़ी भेदभाव होता था। उसने यहाँ महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार का जिक्र किया। उसने पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच में, यानी अगर हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें या पूर्वी देशों की बात करें, तो यहाँ के माहौल में महिलाओं के साथ काफ़ी अंतर दिखाई पड़ते हैं। उसने इसी कड़ी में लिखा कि यहाँ पर सती प्रथा जैसी एक खराब प्रथा प्रचलित थी। बर्नियर ने लिखा कि सती प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत कुछ महिलाएं यहाँ की खुशी से मृत्यु को अपने गले लगा लेती थी, लेकिन कई ऐसी ज़्यादातर महिलाएं होती थी जिन्हें मरने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस तरह से बर्नियर ने सती प्रथा पर लिखा है। अब हम देखते हैं कि महिलाएं किन किन कामों में भाग ले सकती थी। तो यहाँ की जो महिलाएं थी वो अलग अलग कामों में भाग ले सकती, जैसे यहाँ उत्पादन कार्य है या खेती का काम है, इन सब में वो अपना सहयोग देती थी। व्यापारिक परिवारों से आने वाली जो महिलाएं थीं वो व्यापार में मदद करती थी, तो व्यापार से संबंधित जो गतिविधियां होती थी उसमें भाग लेती थी। और कभी कभी ये महिलाएं व्यापार से संबंधित कुछ मुकदमों की सुनवाई कराने के लिए या उनको निपटाने के लिए कोर्ट कचहरी यानी अदालतों में भी जाती थी। तो हमने देखा जो महिलाएं थीं खेती में या किसी चीज़ को बनाने में लगी हुई थी, व्यापार करती थी। इसके अलावा मुकदमों का निपटारा करने के लिए अदालतों में भी जाती थी। तो इस प्रकार यात्रियों के वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुष एवं महिलाओं की रोचक जानकारी प्रस्तुत करते हैं, पर इनमें कई आयाम अनछुए रह जाते हैं। तो लास्ट में इसमें किताब में आपके दे रहे हैं कि जो यात्रियों के वृत्तांत हमने सीखे, यात्रियों के वृत्तांत के बारे में जो हमने सीखा, तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय की पुरुषों और महिलाओं के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी हम लोगों को देते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन वृत्तांतों से हमें कई सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह इस पाठ को सीखा होगा। धन्यवाद।